अभी हम सी प्रोग्रामिंग के ऊपर सारा एंटायर टॉपिक्स के अंदर क्या क्या कंसेप्ट्स हैं, क्या क्या चैप्टर्स आपको पढ़ना चाहिए एंड कौन सा टॉपिक्स आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट वाइटल है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डायरेक्टली डिस्कस करेंगे कि सी का क्या क्या एडवांटेजेस हो सकता है एंड सी को हम कहाँ पे मोस्टली यूज करते हैं। ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आता है कि सी के अंदर हम जो वेरिएबल्स यूज करते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हम यूज करते हैं, जो डाटा इनपुट करते हैं, ये सारा चीज कैसे काम करता है। ठीक है। बहुत सारे ऑलरेडी कोडिंग के अंदर पढ़ चुके होंगे, जो डाउट्स है यहाँ पे आपका क्लियर होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। आपको करना क्या होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, आपको एक इंस्ट्रक्शंस लिखना पड़ेगा, जिस इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर क्या करेगा, एनालाइज करेगा, आपको अपना रिजल्ट शो करेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको बिगिनिंग स्टेज में समझना है। मुझे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना है, कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करेगा, वह सॉल्व करेगा, आपको रिप्लाई करेगा। अगर वो इंस्ट्रक्शंस में तो अपने वर्ड में, अपने फॉर्म में तो नहीं लिख सकता, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमको हेल्प करते हैं। तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो सी, जो प्राइमरी लैंग्वेज है, जिसको यूज करके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 1972 के अंदर ये डेवलपमेंट हुआ था, उसी समय सी भी मोस्टली वहां पे उस लैंग्वेज को यूज किया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए। तो आप सोच सकते हो सी कितना वाइटल है। ठीक है। तो सी के अंदर आपको क्या क्या चीज सीखने के लिए मिलेगा। पहला चीज है, सी में बहुत सारे मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आता है। तो मेन फंक्शन, हेडर फाइल्स, मेन फंक्शन के अंदर हम जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, उसी इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेसर क्या करता है, एनालाइज करता है एंड उसके बाद वो आपको अपना रिजल्ट शो करता है। शो जहां पे करता है हम उसको कंसोल बोलते हैं। हम उसी कंसोल के अंदर डाटा एंड डाटा इनपुट करते हैं एंड उसी डाटा को प्रोसेस करके हमको शो करता है सिस्टम। ठीक है। तो इसके अंदर आपको बहुत सारा कंसेप्ट आएगा, जैसे प्रिंट एफ, स्कैन एफ, डिस्प। अगर मुझे कंसोल में कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, स्कैन एफ की मदद से। अगर मुझे कुछ डाटा कीबोर्ड से रीड करना है तो क्या करना पड़ेगा। ये सारा चीज जनरली हेल्प करता है प्रिंट एफ, स्कैन एफ। एंड ये जो दो फंक्शंस बताया, ये फंक्शंस का मतलब क्या है, फंक्शंस क्या है, ये जनरली हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर मोस्टली मॉड्यूल्स, फंक्शंस, सब रूटीन्स, रूटीन्स, ये क्या है ना, एक पर्टिकुलर प्रोसीजर्स, मतलब स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस लिखा जाता है। अगर यूजर कीबोर्ड से डाटा इनपुट करना चाहता है, अगर इनपुट करता है, तो डाटा को कैसे पिकअप किया जाएगा, मेमोरी में कैसे डाला जाएगा, मेमोरी से वो डाटा को कैसे फेच किया जाएगा एंड उसको प्रोसेस करके कंसोल में या यूजर को कैसे शो ऑफ किया जाएगा। ये सारा पॉइंट्स जो है ना, ये सारा जो स्टेप्स में अभी बताया, ये सारा इंस्ट्रक्शंस में लिखा जाता है। तो स्कैनएप के अंदर ये सारा इंस्ट्रक्शंस लिखा गया है कि कैसे प्रोसेस होगा। तो इसके अंदर और भी बहुत सारा चीज है, जैसे वेरिएबल में फॉर्मेट स्ट्रिंग्स क्या है, एंड आपका यहाँ पे आपका आता है रेफरेंस वेरिएबल, जो कि एक पर्टिकुलर एड्रेस के अंदर स्टोर होगा। डिफरेंट फॉर्मेट स्ट्रिंग्स क्या है, डाटा टाइप्स क्या है, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा। ये कि आपका बिगिनिंग स्टेज है। ठीक है। बिगिनिंग स्टेज के अंदर आपको ये सारा इंफॉर्मेशन आपको जानना है, जितना डीपली हो सके। बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉल्व करना है एंड आपको अपना स्किल को बढ़ाना है। बिगिनिंग स्टेज में आपको पता चल जाएगा कि पहले इंस्ट्रक्शंस कैसे स्टार्ट करना है, पहला लाइन क्या लिखना है, उसके बाद सेकंड लाइन क्या लिखना है, उसके बाद थर्ड लाइन पे क्या लिखना है, उसके बाद फोर्थ लाइन पे क्या लिखना है। इस तरह का वन बाय वन कैसे हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, ये सारा चीज आपको बिगिनिंग स्टेज में आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आपका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ऑपरेटर्स। ठीक है। ऑपरेटर्स जनरली क्या करता है, ऑपरेटर्स आपको हेल्प करता है अगर आपका कहीं पे भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको मैथमेटिकली एनालिसिस करके मैथमेटिकली उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। अगर मैथमेटिकल एनालिसिस अगर सॉल्व चाहते हो तो ऑपरेटर यहाँ पे वाइटल रोल प्ले करता है। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स का ऑपरेटर्स यहाँ पे है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बीट वाइज ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर्स, ये बहुत सारे टाइप का ऑपरेटर्स यहाँ पे आपको मिलेगा। मोस्टली 8 टाइप का ऑपरेटर्स यहाँ पे मिलेगा। तो ये ऑपरेटर के मदद से आप कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो भी आपके पास है, अगर उसको मैथमेटिकली एनालिसिस करना है, तो मैथमेटिकली उसको सॉल्व करना है, तो आप क्या कर सकते हो,
इस ऑपरेटर की मदद से उसको कर सकते हो। एंड ये ऑपरेटर आपका एक वाइटल रोल प्ले करता है इंस्ट्रक्शंस को बिल्टअप करने के लिए। तो इस टॉपिक को जितना हो सके अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल स्टेटमेंट्स। उसके अंदर आपका तीन पार्ट आता है, एक डिसीजन मेकिंग, एक आता है आपका लूप्स, थर्ड में आपका आता है यहाँ पे जंप स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो आपका पहला जो आता है यहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के अंदर इफ एल्स, एल्स इफ, ओके, नेस्टेड इफ एल्स, एल्स इफ लैडर, ये सारा चीज आपका मोस्ट वाइटल है। स्विच केस भी यहाँ पे आता है। तो ये जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स है ना, ये ओनली डिसीजंस लेने के लिए आपको हेल्प करेंगे। जैसे सपोज अगर एज, ठीक है, एज एक वेरिएबल है। अगर मैं यहाँ पे डाटा डालता हूँ 18, अगर किसी का एज 18 एंड 18 से एबव है, वो एलिजिबल वोटिंग के लिए है। तो ये जो मैंने अभी अपना प्रॉब्लम है आपको बताया, अगर मुझे इसको इंस्ट्रक्शंस में लिखना है तो मैं यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यूज करूंगा वो होगा कौन सा, इफ, ओके, इफ एल्स होगा। इफ के अंदर एक कंडीशन रहेगा एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अगर एज मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो यहाँ पे ये प्रिंट करेगा एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 नहीं है तो ये प्रिंट करेगा नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो ये जो डिसीजन था ना, ये कौन हेल्प करता है, ये आपका जो हम इंस्ट्रक्शंस में हम क्या करते हैं, ये सारा चीज लिख के दिया जाता है सिस्टम को। सिस्टम अपना ये इंस्ट्रक्शन को समझ के आपको रिप्लाई देता है ऑनसेट कंसोल। ठीक है, कंसोल के अंदर ये रिप्लाई आपको दे देता है। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स जब आपको एनालिसिस आ जाएगा, पता चल जाएगा कि कैसे काम करता है, उसके बाद आपको लूप्स के अंदर आना है। लूप्स के अंदर आपको हेल्प करेगा कैसे एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है उसको नंबर ऑफ टाइम्स कैसे एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट लिखूंगा एंड वो एक स्टेटमेंट की मदद से 1 से 10 तक मुझे प्रिंट करके दे दे, ये कैसे होगा। अगर मैं प्रिंटफ के मदद से करूंगा तो 10 बार मुझे लिखना पड़ेगा, मुझे प्रिंट करके 1 2 3 4 करके। लेकिन जब मैं फॉर लूप या लूप्स का मदद लेता हूँ, लूप्स के अंदर वाइल, डू वाइल, फॉर लूप, नेस्टेड भी है, नेस्टेड वाइल लूप, नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड डू वाइल लूप। इसके मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, स्टेटमेंट्स में कम लिखूंगा, लेकिन उस स्टेटमेंट्स के मदद से जब तक कंडीशंस ट्रू हो रहे हैं ना, तब तक एक स्टेटमेंट को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स वो एग्जीक्यूशन करता जाएगा। तो ये लूप्स का बहुत ज्यादा अच्छा मतलब इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो ये सारा चीज मैं अभी तक जो बता रहा हूँ ना, ये कोडिंग के अंदर बताया गया है। आपको ये पढ़ना है, प्रॉब्लम आएगा, उस प्रॉब्लम को इस कोड बाय इंस्ट्रक्शन आपको बनाना है, कंप्यूटर को भेजना है, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा, आपको आउटपुट देगा। ठीक है, तो उसके बाद जंप स्टेटमेंट्स आता है। तो जंप स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या होता है, जंप स्टेटमेंट्स के अंदर आपको अगर ये जो कंट्रोल मतलब मैं अभी जो आपको लूप्स बताया, उस लूप्स में अगर आपको जंप करना है एक पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर, ठीक है, जैसे मैंने बोला है कि अगर n मेरा 4 हो जाता है तो ये नेक्स्ट कंटिन्यू कर जाएगा इंक्रीमेंटल वैल्यू जो कि 5 है, 4 को प्रिंट करने नहीं देगा। तो अगर यहाँ पे अगर मैं आउटपुट के अंदर जाऊंगा 1 2 3 4 तो नहीं होगा, 5 6 7 8 9 10, तो 1 से 10 तक तो प्रिंट होगा, लेकिन 4 को प्रिंट करना नहीं देगा, क्योंकि कंटिन्यू यहाँ पे क्या करेगा, एक जंप स्टेटमेंट जैसा काम करेगा। जब कंडीशन ट्रू होगा कंटिन्यू उस लूप को घुमाएगा। तो ये सारा चीज आपका कैसे काम करता है ना, जब आप टॉपिक के अंदर आओगे एंड वहां पे पढ़ोगे, आपको पूरा आइडिया आएगा कि ये कैसे काम करता है। ये पूरा आइडिया हो गया कि क्या है, कैसे काम करता है जंप स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, आपका लूप स्टेटमेंट्स। उसके बाद आपका आता है आरए। ठीक है, आरए मोस्ट वाइटल टॉपिक है। आरए एंड उसके साथ ही स्ट्रिंग होता है। आरए एंड स्ट्रिंग बोथ आर मोस्ट वाइटल टॉपिक्स हैं। आरए के अंदर आप जाओगे, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपका यहाँ पे अगर मुझे सिमिलर टाइप का डाटा एक ही साथ, अगर 100 डाटा को एक ही पर्टिकुलर वेरिएबल के मतलब एक ही वेरिएबल के थ्रू 100 डाटा को प्रोसेस करना है। समझ में आ रहा है, एक ही वेरिएबल है लेकिन 100 डाटा है, उसी एक वेरिएबल के मदद से उस 100 डाटा को प्रोसेस करना है, तो मुझे आरए के फॉर्म में जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं सम ऑफ टू वैल्यूज करूंगा तो इजी होगा, 3 करूंगा इजी होगा, 5 भी करूंगा इजी होगा, 10 भी करूंगा इजी है, लेकिन वो डिफिकल्ट के स्टेज में जा रहा है। 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया। अगर मेरा जितना ज्यादा डाटा होगा उतना ज्यादा डाटा को वेरिएबल उतना डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल के बिना डाटा कौन होल्ड करेगा, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर कोई नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वेरिएबल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि बिगिनिंग स्टेज में आप पढ़ के रखे होंगे। लेकिन आरए के अंदर वो क्या करेगा, एक ही नाम होगा, लेकिन उसका डायमेंशन जो होगा ना, यहाँ पे जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स आप इनपुट करना चाहोगे उतना नंबर ऑफ वेरिएबल्स आप इनपुट कर पाओगे।
तो ये आरे का पावर है। इस आरे के अंदर आप स्ट्रिंग भी देखोगे, स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर आरे है, कैरेक्टर ऑफ आरे, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। जैसे मेरा नाम है लिंगराज सेनापति, तो ये एक कैरेक्टर आरे है। तो अगर इस नाम को अगर आप सिस्टम में अंदर एक वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करना चाहते हो, प्रोसेस करना चाहते हो, तो आपको कैरेक्टर आरे का मदद लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या आता है, तो पॉइंटर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉइंटर के मदद से आप लोग क्या कर सकते हो, मेमोरी मैनेजमेंट प्रॉपरली कर सकते हो। अगर कहीं पे एम्प्टी स्पेसेस है उसको आइडेंटिफाई करके उस मेमोरी को फुल अप मतलब फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत वाइटल पार्ट है। अगर आप पॉइंटर के बिहार पे जाते हो तो पॉइंटर आपको मदद करता है डिफरेंट टॉपिक के साथ भी। पॉइंटर के साथ नॉर्मल आप अगर करना चाहते हो, इनडायरेक्टली ये काम करता है। पॉइंटर मतलब यहाँ पे इनडायरेक्ट रेफरेंस, पहला चीज है इनडायरेक्ट रेफरेंस का मदद से स्ट्रक्चर, फाइल एंड आपका फंक्शंस के अंदर इस सारा जगह पे आप पॉइंटर यूज कर सकते हो। मोस्ट वाइटल पार्ट है पॉइंटर। ओके, एंड इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन से बहुत ज्यादा अरिथमेटिक ऑपरेशन यहाँ पे नहीं है, लेकिन अरिथमेटिक ऑपरेशन भी कर सकते हो। पॉइंटर की मदद से आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करके आप प्रॉपर मेमोरी मैनेजमेंट कर सकते हो। डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जिसको बोलते हैं, और मेमोरी मैनेजमेंट बोल सकते हो, जिसके मदद से अगर मेरा स्पेस प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, सपोज मैं आरए में क्या किया, 100 डाटा मैंने इनपुट कर रहा हूँ, लेकिन 100 डाटा में से मैं 30 डाटा इनपुट करके मैं रुक गया, बाकी 70 डाटा में इनपुट नहीं किया। लेकिन जो 30 डाटा इनपुट किया, बाकी जो 70 डाटा रह गया, उसके लिए भी तो मैंने रजिस्टर करके रखा था। तो ये है ड्रॉबैक जो है आरए के अंदर, ये पॉइंटर मदद करता है। तो पॉइंटर क्या करेगा, जो 70 बाकी है उसको रिड्यूस कर देगा 30 तक। वो 30 जनरली क्या होगा, अलोकेट होगा। उसी 30 एलोकेशंस के थ्रू ये जनरली क्या करेंगे, सारा ऑपरेशंस करेंगे। एंड ये जो डायनामिक एलोकेशन में बोला, ये मेमोरी रजिस्टर होते हैं। नॉर्मल वेरिएबल्स क्या होते हैं ना, मेमोरी में एक लोकेशन का नाम दे देते हैं, जब डाटा जाके वहां पे स्टोर होता है, उसका काम खत्म हो जाता है, आफ्टर कंपाइलेशन, आफ्टर रनिंग ऑफ ए कोड, देन ये जनरली क्या होता है, मेमोरी से वैनिश हो जाते हैं। लेकिन ये जो डायनेमिकली एलोकेट मेमोरी जो असाइन हुआ है ना, ये इजीली मेमोरी डी एलोकेशन नहीं करते, इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फंक्शंस यूज करना पड़ेगा, फ्री फंक्शन यूज करना पड़ेगा। अगर सी प्लस प्लस के अंदर हो, वहां पे डिलीट यूज करते हैं। ठीक है, डिलीट ऑपरेटर ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, जिसके मदद से क्या होता है, ये मेमोरी से क्लीन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आप फाइल के अंदर आओगे। ठीक है, मोस्ट वाइटल पार्ट है। अगर अपना डाटा को परमानेंटली सेव करना चाहते हो, फाइल के मदद से ये आप सेव कर सकते हो, क्योंकि परमानेंटली डाटा फाइल की मदद से ही सेव हो सकता है। तो फाइल के डाटा स्ट्रक्चर के बारे में जानोगे, फाइल के अंदर कंटेंट कैसे पब्लिश किया जाता है या डाटा कैसे स्टोर किया जाता है, उससे डाटा फेच करके कैसे कंसोल के अंदर हम शो कर सकते हैं। ठीक है, कंसोल मतलब जहां पे हम अपना इनपुट देते हैं कोड में, ओके, वो प्रोसेस करके हमको वहीं पे रिजल्ट दिखाता है, उसको हम जनरली बोलते हैं कंसोल। ठीक है, ये हमको कोड में एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम जनरली कंसोल का मदद लेते हैं। तो फाइल इज मोस्ट वाइटल पार्ट है। ठीक है, तो आपको तो पता चल गया, अगर मुझे फाइल के कंटेंट के अंदर कोई पोजीशंस में भी जाना है, तो वहां पे सीक फंक्शंस होते हैं, उसी सीक फंक्शंस के मदद से आप पोजीशंस में भी शिफ्ट आगे पीछे कर सकते हो। तो ये था मोस्टली जो सी के अंदर यूज होने वाला कंसेप्ट। और भी बहुत सारा कंसेप्ट है, जैसे स्टोरेज क्लासेस हो गया। अगर आप कोई भी वेरिएबल का अगर आप बैकग्राउंड अगर डिटेल्स, ओके, और इंटरनल इन डेप्थ डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हो कि कैसे बिहेव करेगा, अगर कुछ क्लासेस अगर हम यूज करते हैं, जैसे ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्न, रजिस्टर, ये कीवर्ड्स अगर हम यूज करते हैं, ये कैसे काम करता है इंटरनली, इसके ऊपर अगर आपको पूरा ध्यान देना है, तो आप स्टोरेज क्लासेस के बारे में भी जानोगे। तो ये था आपको पूरा एंटर सी का कंसेप्ट। एडवांटेजेस बता दिया कि मोस्टली बहुत सारे जगह पे सी प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। ये जनरली सिस्टम हम बोल सकते हो, डायरेक्टली सिस्टम अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट है, मतलब ये सिस्टम के साथ बहुत घुल मिल जाता है। एंड आप जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखोगे, ये डायरेक्टली लोअर लेवल कोड एंड जो मशीन कोड है उसके साथ ही इंस्ट्रक्शंस जनरली कंबाइन प्रोसेस करता है। एंड ऊपर लेवल का जो है यूजर लेवल का, उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जो कि उसी पर्टिकुलर एरिया को फिलअप करते हैं, लेकिन ये लोअर मिडिल उसके नीचे वाला पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है। ठीक है, तो ये चीज है, तो मोस्ट वाइटल पॉइंट है यहाँ पे। समझ में आ गया कि क्या क्या चीज है आरए के अंदर। ड्रॉबैक्स के अंदर आप जाओगे तो ड्रॉबैक्स के अंदर यहाँ पे क्या आएगा, ड्रॉबैक्स के अंदर यहाँ पे आप माइंड में रख लो कि आरए को हम, सॉरी आरए नहीं है, ड्रॉबैक्स के अंदर यहाँ पे आपका आएगा, अगर आप सी प्रोग्रामिंग को वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस मोस्टली यूज करना चाहते हो तो यूज नहीं कर सकते। ये ओनली सिस्टम ऑपरेटिंग